नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। और आज गुजरात के चुनावों पर चर्चा होगी और चर्चा का ये दौर जो है, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक दलों ने, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने टिकट के बंटवारे कर दिए हैं। लगभग बीजेपी ने 160 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसमें से उन्होंने 38 मौजूदा विधायकों के टिकट कट किए हैं। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है यहाँ पे। और 69 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है, जिसमें से 14 महिलाओं को टिकट दिया है, 13 एससी हैं, 24 एसटी हैं। तो ये समीकरण भी हम थोड़ा समझेंगे। इसके साथ ही उन्होंने जो पुराने दिग्गज नेता थे, विजय रूपाणी साहब, भूपेंद्र पटेल साहब, इन सब को जो है टिकट नहीं दिया, या इन्होंने स्वयं कहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ ये बनती है इसमें कि क्या नए लोगों को मौका देने के लिए ये काम किया गया है या फिर नाराज़गी से बचने के लिए, क्योंकि वहाँ पे लंबे समय से बहुत सारे लोग विधायक हैं, तो एक एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। कांग्रेस ने भी अपनी पहली लिस्ट में 43 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, और जो अक्सर आप चेहरे देखते हैं टीवी पे, उनमें से बहुत सारे लोग टिकट में चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें अमी बेन, जिसे हमसे अक्सर जुड़ती रहती थी, तो वो कर रही है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी पहले ही अपने 180 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुका है। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन कई बार होता है कि चुनाव में जब टिकट वितरण होता है, उसके बाद रियल पिक्चर सामने निकल के आती है, और तब समझ में आता है कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है, चुनाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है, लोगों के बीच में उम्मीदवारों को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के क्या राय बन रही है। इसी को आज समझने की कोशिश करें। एक लाइन में कहूँ तो गुजरात का माहौल क्या है, ये हम समझेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और विधायक शलभ मणि त्रिपाठी जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता निशांत रावल जी हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रणव ठक्कर हैं, और साथ ही नव गुजरात समय के एडिटर इन चीफ अजय उमत और राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत गढ़वी जी हैं। आप दोनों लोगों का, या सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ये चर्चा अपने राजनीतिक एनालिस्टों के साथ शुरू करता हूँ, चूँकि वो लोग ज़्यादा घूम रहे हैं वहाँ पे, करीब से वहाँ पे देख रहे हैं, तो उनसे शुरुआत करूँगा, फिर अपने राजनीतिक मित्रों के पास आता हूँ। प्रशांत, टिकट बंटवारा हो गया है, काफ़ी हद तक बीजेपी ने 160 लोगों को दे दिया है, जिसमें से काफ़ी टिकट उन्होंने कट किए हैं। कैसे देखते हैं आप ये प्रयोग है, या जो भी उन्होंने किया है, ये हमेशा ऐसा होता है, या इस बार ज़्यादा लोगों की टिकट काट के नए लोगों को मौका दिया है? क्या माहौल है? देखिए, अच्छा, पहले तो एक छोटा करेक्शन, क्योंकि आई थिंक मेरे को अजय भी दिख रहे हैं, वो नव गुजरात के चीफ एंड एडिटर है, मैं सिर्फ राजनीतिक विश्लेषक। तो जी, मैंने उन्हीं को बोला, अजय उमत जी चीफ एडिटर और आप राजनीतिक विश्लेषक जी। ओके, सो बीजेपी ऐसे बहुत ही मतलब सिग्निफिकेंट परिवर्तन के लिए जानी मानी जाती है। फिर वो मंत्रिमंडल की बात हो कि नगर निगम के जो चुनाव होते हैं, उसके हर एक उम्मीदवार को कैसे बदला जा सकता है। तो एक क्राइटेरिया सेट करने का एक नया क्राइटेरिया पिछले 1-2 टर्म से हमको देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम पाटीदार समाज का और काफी सारे सामाजिक आंदोलन चल रहे थे, तो मन ही मन में खौफ था बीजेपी को कि अगर इसमें कहीं चेहरे बदले गए या उम्मीदवार या एग्जिस्ट सिटिंग एमएलए को काटा गया, तो वो बहुत ही नुकसान हो सकता है। तो लास्ट टाइम बहुत फूंक फूंक के चले थे, लेकिन इस बार ऐसा कोई नेगेटिव माहौल इतना बड़ा नहीं है। तो जैसे लास्ट टाइम भी हमारी पोल के ऊपर भी बात हुई थी, तो ऐसे में दूसरी बात, यहाँ पर बीजेपी ओवर क्राउडेड, मतलब कार्यकर्ता आप देखोगे तो इतने सारे, और लोग इतने सारे जुड़ रहे, कांग्रेस में से, दूसरी पार्टी से, नॉर्मल सेलिब्रिटी में से, कोई मतलब म्यूजिक के क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से, डॉक्टर के क्षेत्र से। तो अभी इतने सारों को आप कैसे कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर सकते हो? ऐसे मामले में एक ऐसा परिवर्तन देना कार्यकरों के सेटिस्फेक्शन के लिए भी बहुत जरूरी था। ये जो 38 जो काटे गए हैं, या तो सिटिंग की जो लास्ट टाइम की पूरी मिनिस्ट्री जो बदल दी गई है, जिनको आज नहीं मिला है, उनकी खुद की एक फेस एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी थी अंदरों में, क्योंकि ये लोग 25 साल से ज्यादा टाइम से विधायक भी थे, मंत्रिमंडल भी थे, बहुत ही सीनियर दिग्गज है। तो वो लोग अपने खुद के इलाके में कभी जाते ही नहीं। ऐसी बहुत सारी कंप्लेन हमने सुनी हुई है कार्यकर्ताओं से कि भाई वो तो सिर्फ सेक्रेटरीट में बैठे रहते हैं, मंत्रिमंडल में होते हैं, तो नीचे तक आते नहीं है। और ये सब मंत्रियों को इस बार कोरोना में बहुत लोगों ने अप्रोच करने का भी ट्राई किया होगा, जिसको संतोषकारक जवाब भी नहीं मिला होगा, किसी का फोन भी नहीं उठाया गया होगा। ये एकदम ग्राउंड लेवल की वास्तविकता मैं बता रहा हूँ। और वही चेहरे को आप आगे बढ़ाते जाओ, और एक तरफ कार्यकर्ता की फौज बढ़ाओ, तो वो कार्यकर्ताओं के लिए मोटिवेशन क्या रहेगा?
मतलब पार्टी में आने के लिए। देखिए, राजनीति सेवा का माध्यम है, वो सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, बट जो लोग आते हैं वो एक मोटिवेशन से आते हैं कि मैं कल या परसों इलेक्शन लड़ूंगा और मुझे भी कहीं ना कहीं बैठने का मौका मिलेगा। तो जो आप एक कार्यकर्ता की फौज बनाना चाहते हो, उनके लिए कोई मोटिवेशन ही नहीं है, तो वो लोग आपके लिए क्यों काम करेंगे? तो ऐसे नए चेहरे नगर निगम से लेके, हमने नगर निगम में भी अहमदाबाद में देखा था, आउट ऑफ 192 150 से ज्यादा चेहरे नए अच्छे आए थे, जो मतलब बहुत ही काफी टाइम से बीजेपी से जुड़े और कभी इलेक्शन न लड़े हो। तो ये सब फैक्टर कहीं ना कहीं कंसीडर करके बीजेपी ने बहुत ही बड़ा एक्शन बनाया है आज। जी, शलभ मणि जी, इसका जवाब आपसे भी मिलेगा। ये बहुत सारे नए विधायक बनाने की तरफ आप बढ़ रहे हैं, टिकट दे रहे हैं। जैसा कि प्रशांत जी कह रहे हैं कि एक प्रयोग बीजेपी हमेशा करती रहती है और ये प्रयोग आपका सफल भी होता है। दिल्ली के नगर निगम में भी हमने देखा था। लेकिन बहुत सारे जो पुराने बड़े दिग्गज नेता हैं, जिनकी अपनी प्रतिष्ठा भी है, बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनके टिकट काट दिए गए। तो मैं समझना चाहता हूँ ये स्ट्रेटजी क्या है? नहीं, देखिए, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता ही तय करता है कि कहाँ किसको चुनाव लड़ना है, किसकी क्या भूमिका होगी, किसका क्या दायित्व होगा, कौन संगठन में काम करेगा। पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, नीचे से लेके ऊपर तक सारी कुछ चीज़ें एक बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से तय होती हैं। तो मुझे लगता है कि गुजरात के चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं जो मंथन हुआ होगा, उसमें ये नए चेहरों को तवज्जो देने की बात आई होगी, नए चेहरों को मौका देने की बात आई होगी। और बहुत सारे सीनियर लोग, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है, आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों में अगर इतने टिकट कटेंगे या इतने टिकट चेंज होते हैं तो बहुत सारे लोगों में प्रतिक्रिया होती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में जो समाज के अंतिम पंक्ति से लोग आते हैं, उनको मौका दिया गया। बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने समाज के क्षेत्र में अच्छा काम किया, उनको मौका दिया गया। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने नीचे से जो नाम आए उनको लेकर मंथन किया और एक बहुत ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाते हुए ये सर्वसम्मति से, कोई एक व्यक्ति तय नहीं करता, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे इसका बहुत ही एक अच्छा सकारात्मक परिणाम आएगा। वैसे भी अगर आप ग्राउंड जीरो पर जाएंगे गुजरात के भीतर, तो आपको हर तरफ भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से, बहुत मजबूत स्थिति में नजर आएगी। तमाम दल भले ही कितने तरह के अपने षड्यंत्र रच लें, कितने तरह का प्रयास कर लें, लेकिन जो गुजरात की जनता है उसका एक भावनात्मक जुड़ाव है मोदी जी से, उसका एक भावनात्मक जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से है। गुजरात की जनता ने कांग्रेस की सरकार के दौरान भी गुजरात देखा है, कांग्रेस की सरकार के बाद का भी गुजरात देखा है। तो निश्चित तौर पे कहीं कोई दिक्कत नहीं और भारतीय जनता पार्टी की बहुत प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जी, अजय उमर सर, टिकट वितरण के बाद क्या माहौल है अब गुजरात का? देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था जो कह रहे थे कि कार्यकर्ता की पार्टी है, लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी के 13 विधायकों को इस लिस्ट में टिकट दी गई है, जिसमें से 3 तो ऐसे हैं जो 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस छोड़ के आए थे। मोहन सिंह राठवा जो 11 बार कांग्रेस पार्टी से विधायक का चुनाव जीते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रह चुके हैं, वो परसों उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और अपने पुत्र के लिए उन्होंने पार्टी ज्वाइन की और उनको छोटा उदयपुर से टिकट भी मिल गई है ना। भगाभाई बारड सौराष्ट्र में एक दूसरे विधायक है जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के कल भारतीय जनता पार्टी में आए, आज उनको भाजपा में टिकट मिल गई। तो ये कार्यकर्ता की बात और ये सब बातें जो है वो पॉलिटिकल डिबेट में, डिस्कशन में कहने के लिए अच्छी बात है। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में गुजरात में एकदम स्ट्रांग फुटिंग पे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी जी एकमात्र गुजरात का चेहरा है और मोदी की वजह से लोग गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है। आज की तारीख में बीजेपी का पल्ला भारी है, वो भी इश्यू नहीं है। इश्यू ये है कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिटिकल लेबोरेटरी है जहां अलग अलग एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। इफ यू कैन नॉट गेट अवे विथ एंटी इनकम्बेंसी, तो एंटी इनकम्बेंसी को डाउनलोड करने के लिए चेहरे बदल डालो, नो रिपीट थियरी लेके आओ। जैसे इन्होंने कोरोना के बाद जो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट फीलिंग और लोगों में जो आक्रोश था, नाराजगी थी, उसको लेके उन्होंने क्या किया, पूरी कैबिनेट पूरे बदल डाले। ओके, तो सिमिलरली दिस इज ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंट एंड इफ आई गिव यू ब्रेकअप, जो 38 लोगों को बदला है उसमें से 15 तो सिर्फ अहमदाबाद सिटी के हैं। और ये अहमदाबाद सिटी के इसलिए है क्योंकि अहमदाबाद सिटी में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, जहां 21 में से 17-18 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतती है। अब 21 सीट में से मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई और एक मंत्री है जगदीश विश्वकर्मा पंचाल, इन दोनों को छोड़ के बाकी सबकी टिकट बदल डाली है, क्योंकि अहमदाबाद में 1,50,000, 60,000, 80,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी जीतती है। तो सब जानते हैं कि इसमें कोई रिस्क नहीं है।
जहां रिस्क लेने की बात आई थी वहां भारतीय जनता पार्टी ने कोई रिस्क नहीं लिया। जैसे कांग्रेस से आए हुए जवाहर चावड़ा है या जी कुंवर जी भाई बावलिया है, उसमें बीजेपी ने कोई रिस्क नहीं लिया। लेकिन क्राइटेरिया विनेबिलिटी हो और कोई भी पार्टी मानती है कि प्रेम युद्ध और चुनाव जीतने में कुछ भी जायज है, तो भारतीय जनता पार्टी को 100% उनकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, ग्राउंड पे अच्छा काम कर रहे हैं और चुनाव वो शायद जीत भी जाएंगे। लेकिन ये कहना कि नहीं सर, ये सब मिनिस्टर कल रात तक इन्होंने पर्चा भरा था, पार्लियामेंट्री बोर्ड में अपना फॉर्म दिया था, ऑब्जर्वर के पास गए थे, नितिन पटेल भी गए थे, लेकिन प्रदीप सिंह अजय जाडेजा भी जी एक गए चीज थे। बताइए, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये हिम्मत भी होनी चाहिए। आ रहा हूं शैलेश, जा रहा हूं, ये बहुत बड़ी हिम्मत होनी चाहिए आपके नेता के अंदर कि वो अपने टिकट अपनी पार्टी की स्ट्रेटजी के हिसाब से दे सके, ना कि किसी प्रेशर में। ये बड़ी हिम्मत की बात होती है कि आप एकदम बदल डालिए सारे। मैं सर उस वाजपेयी जी, मैं उस हिम्मत को दाद देता हूं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित भाई की जो स्ट्रेटेजी है और रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है उसकी मैं दाद देता हूं। अदरवाइज पूरे हिंदुस्तान में किसी स्टेट में ऐसा नहीं होता है कि कैबिनेट के सब बदल डालते हैं और फिर भी कोई इनडिसिप्लिन का मामला नहीं आता है। आज भी आप देखो कि गुजरात में 160 सीट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई, काफी लोगों के टिकट कटे, लेकिन सिर्फ 3 जगह से, एक मधु श्रीवास्तव बड़ौदा के पास वाघोडिया का एमएलए है और भावनगर डिस्ट्रिक्ट में 2 सीट्स और एक नॉर्थ गुजरात, इसको छोड़ के कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि एक कड़ा अनुशासन है और लीडरशिप की जो रिस्क लेने की एबिलिटी है और उनको डैमेज कंट्रोल करने की कैपेसिटी है, उसकी भी मैं दाद देता हूं। लेकिन मेरा क्राइटेरिया यही है कि पार्टी का चुनाव जीतने का क्राइटेरिया विनेबिलिटी है। उसके लिए वो कांग्रेस से भी तोड़ सकते हैं, आम आदमी पार्टी से भी तोड़ सकते हैं, और मैंने जैसे कहा कि विनेबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें सब कुछ चलता है। अल्टीमेटली तो चुनाव ही जीतना है। शलभ जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शलभ जी बताइए। नहीं, आप मुझे बताइए, किसी राजनीतिक दल का वैसे भी उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या चुनाव हारना उसका उद्देश्य होना चाहिए? आप जनता की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, अपने तरीके से आपको लगता है कि नहीं देश में चीजें अच्छी आनी चाहिए, तो आपको चुनाव जीतकर जाना होगा। उसके बाद ही कोई मानेगा कि हाँ आपको काम करने का अधिकार है। अजय जी ने एक बात कही कि नहीं, कहाँ कार्यकर्ता की बात है, तो अजय जी आपने खुद कहा कि बहुत सारे मंत्री जो थे वो फॉर्म भरकर बैठे थे, बहुत सारे मंत्री आवेदन करके बैठे थे। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो कार्यकर्ता की पार्टी है कि कोई मंत्री हो सकता है, कोई डिप्टी सीएम हो सकता है, कोई चीफ मिनिस्टर हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, काम उसको कार्यकर्ता भाव से ही करना पड़ता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। यहां पर ये नहीं चल सकता कि हम सोचे कि हम मंत्री हो गए तो नहीं, हमारे पास अलग से कोई लाइन हमारी है। आपको कार्यकर्ता भाव के साथ काम करना है और कार्यकर्ता ही तय करते हैं कि किसको विनेबिलिटी के आधार पर कहां पे टिकट मिलना चाहिए, कहां पर उनके पास क्या दायित्व होना चाहिए। बहुत बार कार्यकर्ता कहते हैं कि नहीं साहब, इनको संगठन में दायित्व मिलना चाहिए, संगठन में अच्छा काम कर सकते हैं, मोर्चे में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप देखिए, मुझे लगता है 14 के करीब बहनों को टिकट मिला है, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग जो आते हैं अंत्योदय समाज से, बहुत सारे लोग शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हैं, उनको मौका दिया है। तो यही तो है समग्रता, कि जहां पर कोई बड़े दायित्व पर बैठे व्यक्ति भी कार्यकर्ता भाव से निवेदन करते हैं, पार्टी को लगता है कि हाँ ठीक है उनको चुनाव लड़ाना है तो ठीक है, नहीं तो किसी दूसरे कार्यकर्ता को मौका देता है। और ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी है, स्ट्रेंथ भी है। और हम गर्व से तभी कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई कार्यकर्ता ही चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, कोई कार्यकर्ता ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हमारे यहाँ कोई वंशवाद नहीं चलता कि प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री, उनका बेटा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री होगा। बिल्कुल सलभ जी एक ही पॉइंट, सलभ जी आपकी उस बात को मैं मानता हूं। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि ये कहना कि काफी सीनियर मंत्रियों ने अपने आप को वॉलंटरीली ये कह दिया कि हम चुनाव लड़ना नहीं चाहते, वो बात सही नहीं है। उनको कल रात 8 बजे पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग मिली, उसके पहले कहा गया कि आप चाहो तो ग्रेसफुली एग्जिट कर सकते हो। और 9 सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर जो रूपानी जी की कैबिनेट में थे, इंक्लूडिंग रूपानी जी, नितिन भाई पटेल, उन्होंने वही कह रहे हैं कि आप मंत्री हैं या कोई भी है, लेकिन आपको टिकट मिल ही जाएगा, ये गारंटी नहीं है। पार्टी तय करेगी किसको करना चाहिए। तो ये एक मुद्दा चूंकि आज जी बिल्कुल मैं उस पॉइंट को अप्रिशिएट कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता था कि विनेबिलिटी क्राइटेरिया है, बाकी कोई इश्यू नहीं है। जी 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 बिल्कुल सही। प्रशांत गढ़वी जी, अब ये टिकट विकट वाला तो हो गया है, अब आते हैं वापस दोबारा से कि इस वक्त ग्राउंड पे माहौल क्या है। देखिए पोल जो अब तक आए हैं, अब मैं उनके बहुत नंबर्स पे इसलिए चर्चा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि अब बहुत सारे बंधन होते हैं चुनाव आयोग के तमाम, लेकिन सब में दिखा रहा है कि बीजेपी भारी बढ़त के साथ वोट परसेंटेज में देखिए या सीट कन्वर्जन में देखिए, तो हर 4-6 दिन में हम लोग ऐसा माहौल लेते रहते हैं। इस वक्त आपको माहौल और क्या चेंज होता हुआ दिख रहा है आप ये सब टिकट बंटने के बाद?
मुझे एक क्वेश्चन आपका। जी प्रशांत जी, आपसे, अरे आप ही लोग तो सड़क घूम रहे हैं सर, अभी तो हम नेताओं जी के पास आते हैं रिएक्शन लेने के लिए, आप तो ग्राउंड पे घूम रहे हैं, आप बताइए। देखिए, वोट सर्वे भी हमारे सामने जो अभी दिख रहे हैं, तो आप देखिए तो बीजेपी का वोट शेयर इतना नहीं घट रहा है जितना कांग्रेस का ड्रास्टिकली दिख रहा है। तो वो जो हो रहा है वो आम आदमी पार्टी का भी इतना बढ़ रहा है। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको यही इक्वेशन समझाया था कि आम आदमी, देखिए, एक असेंबली सीट जीतने के लिए 75,000 वोट चाहिए। आज तक गुजरात में एक ट्रेंड ऐसा रहा है कि जितने भी कैंडिडेट्स हो, फर्स्ट नंबर जो जीतता है उसको 75-80,000, सेकंड नंबर जो होता है जो हारता है, थर्ड नंबर जो इंडिपेंडेंट होता है उसको 5,000 से ज्यादा कभी नहीं मिले। 2,000, 2,500, 5,000 तो मैक्स हो गए। पहली बार आम आदमी पार्टी मार्केट में आई है जो इतना वोट शेयर बताती है। अभी इसका +-10%, +-15% ड्रॉप होता है या इंक्रीज होता है, तो उसका जो उम्मीदवार है वो 15 से 25,000 वोट लेने के लिए थोड़ा हकदार बना है मार्केट में। उनकी जो कैंपेनिंग है, उनका जो शिक्षा और आरोग्य का जो मॉडल दिल्ली वाला जो लोगों को समझाने जा रहे हैं, भ्रष्टाचार वाली जो बात कर रहे हैं, तो ये वोट शेयर जो उनको जो मिल रहा है 15 से 25 और उसका जो बंटवारा होता है, तो आप क्लियर कर यहाँ देख सकते हैं कि बीजेपी का 4% वोट शेयर ही वो खा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कम से कम 8 से 10% खा रहे हैं। तो ये जो माहौल है, और दूसरी बात बीजेपी के ऊपर 2017 का एक बहुत बड़ा जो कलंक, बीजेपी को जो टारगेट है आज की तारीख में, वो हर लोग क्यों बात कर रहे हैं, पहले CR पाटिल साहब जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बोल रहा है 182 में से 182 लानी है। अमित शाह 2017 से आज तक बोलते आए 150+ सीट लेनी है। उनको जो एक कलंक लगा हुआ है कि बीजेपी मोदी साहब के नेतृत्व में घट के 99 में आ गई है, तो इस बार उनको एक सिग्निफिकेंट नंबर से ऊपर आना है। सिग्निफिकेंट मतलब 120, 125, 130, 130+, वॉट। तो एक ऐसा नंबर जिससे लोग बोल ना पाए कि भाई यहाँ पर मोदी का जलवा नहीं है, यहाँ पर बीजेपी का जलवा नहीं है, और ये बीजेपी का गुजरात का विकास मॉडल है इसलिए इतनी सीटें मिल रही है। इसके लिए वो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो आप देख लो, 2 दिन में जुड़े हुए कांग्रेस के नेता को टिकट दिया, आज की तारीख में टिकट का जो बंटवारा हुआ उसमें जो बीजेपी के दिग्गज को काटा, लेकिन कांग्रेस के एक भी दिग्गज, मतलब जो कांग्रेस से लाए हुए हैं, जो 2017 में भी लड़ाए गए, उनको भी टिकट दिया है और उनको रिपीट भी किया है और आगे जी। तो ये, और दूसरा बीजेपी, दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव कि जो कांग्रेस का इलाका है जहां पर कांग्रेस पिछले 20 साल से मोदी के जलवे में भी जीतती आई है, उनके उम्मीदवार को ही हमारा उम्मीदवार बना दो, तो हम ये सीट भी हमारे अंक में ले लेंगे, तब जाके बीजेपी को ये हैवी सक्सेस मिल जाएगी। यही एजेंडा, यही रणनीति होंगे के लिए, ये काम किया, वो काम किया। जी निशांत रावल जी, बहुत पिछड़ती हुई दिख रही है कांग्रेस नंबर्स में, भारी नुकसान हो रहा है और आम आदमी पार्टी आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, अभी प्रशांत जी कह रहे हैं। नीरज भाई देखिए, सबसे पहले तो मैंने सबकी बात सुनी, ध्यान से सुनी। आप जो टॉपिक पे बात कर रहे थे, बीजेपी के जो पूर्व MLA, बीजेपी के जो पूर्व मंत्री, बीजेपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की टिकट काटी गई। देखिए, रिस्क और इश्क में फर्क होता है। भारतीय जनता पार्टी ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड बन चुका है। आजकल भारतीय जनता पार्टी में ऐसा फैशन है कि वो लोग अपने ही कार्यकर्ताओं को इग्नोर करते, अपने कार्यकर्ताओं से प्यार नहीं रखते जी। वो लोग रखते हैं प्यार कांग्रेस के आए हुए MLA से प्यार। ये आपका दर्द है क्या? हमने नहीं, ये डर भारतीय जनता पार्टी का है। आपका दर्द है क्या? 20 नहीं, हमारा दर्द बिल्कुल नहीं है। हाँ। हमारा दर्द बिल्कुल, मैं आपको नीरज भाई ये समझाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट करके ऐसे 20 लोगों को 160 की उनकी जो यादी आई, उसमें से कांग्रेस के लोगों को जो सीटें दी, कांग्रेस के लोगों को जो कमिटमेंट दिया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो घनिष्ठ कार्यकर्ता है, मेरे जो भाई यहाँ पे प्रवक्ता बैठे, वो कुर्सियां बिछाने का काम करेंगे क्या, या रोड पे जाके अपने भारतीय जनता पार्टी के झंडे बिछाएंगे? बस वही काम बचा है। यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। दूसरी बात, आपने जो पोल की बात बोली नीरज भाई, हाँ। आपने जो पोल की बात बोली, यहाँ पे जो फैशन चल रहा है कि भाई कांग्रेस मुक्त भारत या कांग्रेस मुक्त गुजरात की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेस की विचारधारा युक्त बन गई है। ये मेरे पास लास्ट 2017 के इलेक्शन के एग्जिट पोल भी है और ओपिनियन पोल भी है। ये सारे पोल में बीजेपी को 120 से 150 की सीटें दिखाई गई थी। आई कहां पे जी? 99, 3 आंकड़ों पे भी नहीं पहुंच पाई थी। रहा सवाल, आप आम आदमी पार्टी की कंपैरिजन कांग्रेस पार्टी से करना चाहते हो? अबे अरे साहब, अभी 1 साल पहले
2021 में गुजरात में जिला पंचायत तालुका पंचायत का इलेक्शन हुआ, यही आम आदमी पार्टी तमाम जगह से लड़ी, उनको नोटा से कम वोट मिले, अपक्ष के उम्मीदवार से कम वोट मिले, 2% वोट वाली आम आदमी पार्टी सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करने निकली है। 2% वोट गुजरात में 2% वोट रखने वाली आम आदमी पार्टी, ऐसा तो कैसा जादू कर दिया केजरीवाल ने न्यू दिल्ली में? दिल्ली में कौन सा जादू कर दिया जिसकी इफेक्ट गुजरात में आएगी और उसको 20% वोट शेयर मिल जाएगा? अरे दिल्ली की जनता ट्रस्ट हो गई 8 साल में केजरीवाल से। दिल्ली की यमुना नदी तो उन्होंने साफ नहीं की, बार बार 10 करोड़ के बंगले में से निकलता है वो केजरीवाल साहब और 1.5 करोड़ की गाड़ी में बैठता है, एयरपोर्ट जाता है, 50 लाख का चार्टर पेन लेके गुजरात आता है और गुजरात में आके बोलता है हम तो आम आदमी पार्टी है जी, हम तो सरकार बनाने वाले हैं जी। अरे ये झूठे लोगों की बातें कहाँ माननी है? देखिए आपका सर्वे है, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपके सर्वे का सम्मान करता है, लेकिन हम आपके सर्वे से अग्री नहीं हो सकते क्योंकि 2002 में 2002 से 2017 का आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए नीरज भाई, 2002 से 2017 सारी पार्टियां यहाँ पे लड़ी है। बहुत सारे बीजेपी के नेता नाखुश होकर उन्होंने गुजरात परिवर्तन पार्टी ऐसी बहुत सारी पार्टियां बनाई, सारी सीटों पे लड़ने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस का जो 30 से लेके 41% तक का वोट शेयर जो इंक्रीज हुआ है। प्रणव ठक्कर से एक बात पूछ लेते हैं। नहीं देखिए, सर्वे से आपका डिसएग्रीमेंट होना आपका राइट है, बिल्कुल आप उससे डिसएग्री हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नहीं, हम सम्मान भी करते हैं आपके सर्वे का, सम्मान भी करते हैं। हाँ बिल्कुल, डेमोक्रेसी में यही होता है। 2017 में भी आए थे, आप देख लीजिए। सर्वे अंतिम सत्य भी नहीं होता, ये भी बात सही है, लेकिन प्रणव ठक्कर जी, आम आदमी पार्टी को तो गिन ही नहीं रही कांग्रेस, जिसको आप सबसे ज्यादा डेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं वो है ही नहीं कुछ, तो नोटा से भी कम वोट मिलेंगे उनको। 2% लीजिए, 2%। सर पहले तो मैं ये दरखास्त करूंगा कि निशांत जी का म्यूट कर दिया जाए क्योंकि वो बोलने नहीं देते किसी। नहीं ऐसा नहीं, आवाज अड्डे में सब लोग अपनी बोल रहे थे। आप बोलिए ना, वो लोग जब उनकी बारी आएगी तभी बोलेंगे वो जी। दूसरी बात कि हमें 2% मिले, 4% मिले, वो भूल जाइए। हमें लगता है कि जनता हमें पसंद कर रही है। आज जो बीजेपी की लड़ाई कांग्रेस से होनी थी उसके बजाय बीजेपी की लड़ाई आम आदमी पार्टी से है। दूसरी बात कि कांग्रेस हमको बोल रही है, हालांकि अगर वो बीजेपी के सामने स्थिति, वो बीजेपी को टारगेट करती, हमें टारगेट नहीं करती। तीसरी बात कि किसको कितना वोट शेयर मिलेगा, क्या मिलेगा, वो आप छोड़ दीजिए। हम ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो अच्छी एजुकेशन सिस्टम डेवलप करी है, फ्री एजुकेशन सिस्टम डेवलप करी है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम डेवलप करी है, वो हम गुजरात में करेंगे। वहां पर जो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल्स बना है, जहां पर सारी जो इलाज है वो फ्री मिल रही है। सर आपको ताली बजाने का मौका मिलेगा 8 दिसंबर के बाद। कितनी नई हॉस्पिटल बनाई वो भी बता दीजिए प्रणव भाई। अरे सर लेट मी कंप्लीट। शीला दीक्षित ने जितनी हॉस्पिटल बना के दी थी, उसके बाद 8 साल में आपने निशांत जी एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। निशांत जी प्लीज उनको एक बार कंप्लीट कर दीजिए, फिर आप पहले ही बोल दिया था सर, मैं इनकी डिबेट देख चुका हूँ, ये बात ही नहीं। निशांत जी बोलिए। दूसरी बात कि यहाँ पर कोई काम नहीं है। हाँ वो आप नहीं करेंगे, वो जनता तय करेगी। मेहरबानी करके हॉस्पिटल कितनी बनाई पहले ये मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जनता तय करेगी। मस्ती मजाक मत कीजिए। आपने 8 साल में कितनी नई हॉस्पिटल बनाई वो बताइए प्लीज। बताइए, बताने तो दीजिए, चैनल पे हो प्लीज बताइए, उनको बताने तो दीजिए। प्रणव ठक्कर जी को बताने दीजिए। स्वास्थ्य जो सेवाएं हम दिल्ली के अंदर दे रहे हैं वो गुजरात के अंदर हम अच्छी से अच्छी और फ्री देंगे। दूसरी बात यहाँ के जो कोरोना में दिल्ली सरकार महिलाओं मांग रही थी, ऑक्सीजन दे दो, वेंटिलेटर दे दो, बेड दे दो, जर्मनी से रशिया से भीख मांग रही थी, एम्बुलेंस दे दो। क्या स्वास्थ्य सेवा की बात कर रहे हैं प्रणव भाई? आपको आंकड़ा नहीं पता, आपको ये नहीं पता। सर हम दिल्ली की जनता के लिए मांग रहे थे, उसको भीख नहीं बोलते। कांग्रेस का यही प्रॉब्लम है, इसलिए कांग्रेस खत्म हो गई है। कांग्रेस का यही प्रॉब्लम है, इसलिए आज कांग्रेस खत्म हो गई है। अरविंद जी ने लिख के दिया है 5 सीट के अंदर आएगी। आपका यही एटीट्यूड रहा तो आप 0 पे चले जाओगे। सर हमें जनता के मामले में बोलने दीजिए। हॉस्पिटल नहीं बना पाए आप दिल्ली में, सर आप कौन सी बात करते हो? रावल जी आप इनको स्टॉप करवाइए, रावल जी को आप स्टॉप करवाइए। जी भाई एक एक करके बोलिए, ऐसे सुनाई देगा। प्रणव ठक्कर जी और निशांत रावल जी म्यूट कर दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग दर्शकों को सुनने भी तो दीजिए सर, एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा बेटर है। आप जल्दी से कंप्लीट करिए ना। उसके लिए हम बात कर रहे हैं कि हम महिलाओं को 1000 रुपया मासिक देंगे, बेरोजगारी को 3000 रुपया भत्ता देंगे, अच्छे से अच्छा एजुकेशन देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि जनता हमारे साथ है,
और इनको ये पता चल गया है कि ये लोग हारने वाले हैं। इसी वजह से ये यहाँ पे चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं। यही जो चिल्ला चिल्ली ग्राउंड पे आज की होती तो बीजेपी शलभ मणि जी, शलभ मणि जी को लाइए स्क्रीन पे। शलभ मणि जी, आपकी लड़ाई है किससे? ये दोनों लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, तो आप नहीं, हम किसी से नहीं लड़ रहे हैं सर रावल जी, हम किसी से नहीं लड़ रहे, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। जनता के लिए तीनों लड़ रहे हैं सर। हाँ नहीं वो देखो, हमें जनता जिताएगी। हमें जी रुकिए ना एक मिनट, शलभ जी से ले ले। शलभ जी बताइए, आपकी लड़ाई किससे है? हेल्थ केयर सिस्टम होना चाहिए। हमें नई बीजेपी खड़ा है, नई कांग्रेस से झगड़ा है। हम तो जनता झगड़ा नहीं सर, चुनाव मैदान में उतरे तो किसी को तो आप फाइट दे ही रहे होंगे ना सर, ऐसे हवा में थोड़ी फाइट होती है। जी शलभ जी। नीरज भाई, उत्तर प्रदेश का चुनाव भी जिस वक्त हो रहा था, हमारी आपकी खूब बातचीत हो रही थी, हम लोगों ने साथ में बहुत सारी डिबेट्स की थी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी आई थी। आम आदमी पार्टी ने बहुत तरह के भ्रम फैलाया, बहुत तरह का झूठ फैलाया, और जो केजरीवाल जी कहते थे कि नहीं हम जात पात की राजनीति नहीं करेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगे, वो केजरीवाल जी लालू प्रसाद यादव के चरणों में गिरे हुए नजर आए, जो सजा याफ्ता है। वो केजरीवाल जी आके यहाँ उत्तर प्रदेश में उन्होंने पूरा जातीय उन्माद झोंकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन अंततः कहां खड़े हुए आप जाकर देखिए कि वो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा की गोद में जाकर खड़े हो गए। तो गुजरात में भी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये मिलकर चुनाव लड़ रहा है। ये पूरी लूला कुश्ती है, और बहुत जगह पे टैक्टफुल इनकी लड़ाई है कि जहां पर इनको लगता है कि हम भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वहां कैसा कैंडिडेट देना है, किसी तरह से कांग्रेस को फायदा पहुंच जाए। कहीं कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी के लिए जगह छोड़ दो, आप सर्वे करिए, आपको मालूम चल जाएगा कि बहुत से रीजन ऐसे हैं जहां पर बहुत से क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाई कांग्रेस मजबूत हो रही है तो ठीक है, ऐसे को दो जो बीजेपी को नुकसान कर दे। कहीं पे आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही है तो कांग्रेस कह रही है कि छोड़ दो, वो इलाका छोड़ दो, वो आम आदमी पार्टी को मजबूत करने दो। तो ये मिलकर नूरा कुश्ती हो रही है। लेकिन देश की जनता और गुजरात की जनता तो खासतौर पर बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, वो इस बात को जानती है कि गुजरात को वैश्विक स्तर पर किसी ने पहचान दिलाई। गुजरात को पहले भी लोग जानते थे, बहुत सम्मान था, लेकिन दुनिया के स्तर पर किसी ने पहचान दिलाई तो नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई। दूसरा, मैं एक बात और कहूंगा बहुत विनम्रता पूर्वक कि जरा याद करिए मोदी जी के पहले का गुजरात क्या था। मोदी जी के पहले का गुजरात गलत बोला है, नरेंद्र मोदी जी ने पहचान नहीं दिलाई। ये सरदार पटेल का आप अपमान कर रहे हो, आप गांधी का अपमान कर रहे हो। मुझे बोलने दीजिए। गांधी के गुजरात, मुझे बोलने दुनिया में गांधी के गुजरात में जाना जाता है। नहीं आप अरे बोलने दीजिए, आप वो काम मत करिए जो कांग्रेस कर रही थी। गुजरात को आप वो काम मत करिए। प्रणव ठक्कर जी, मैं एक बार सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रणव ठक्कर जी, निशान जी, बाकी सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी बारी में आपको जो भी काउंटर करना है, जो भी करना है वो प्लीज राजनीति मत करिए, आप लोग छिछोरी राजनीति मत करिए, बोलने दीजिए। छिछोरी राजनीति मत करिए। अभी तक आप कांग्रेस के साथी पे इल्जाम लगा रहे थे, खुद छिछोरी राजनीति उतर है। यही आदत है आम आदमी पार्टी की, यही आदत है। नीरज भाई आप जरा कल्पना करिए कि कांग्रेस की सरकार का जब गुजरात था किस तरह के हालात थे, वहां पर बात पर दंगे होते थे, बात पर वहां पर झगड़े होते थे, बात पर वहां पर फसाद होते थे। नीरज जी क्या हो रहा है, ये किससे कैसे बात कर पाएंगे? नहीं भाई, अगर इस तरह से आप लोग राजनीति करने चले जाते हैं, इस तरह रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से सभी से कि जब मैं सबको इतना समय दे रहा हूं तो फिर आप दूसरे उसमें क्यों इंटरवीन कर रहे हैं? लेट हिम कंप्लीट, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा तो आप जो भी आम आदमी पार्टी जी चलो कंटिन्यू करें। आम आदमी पार्टी इसी तरह की राजनीति के लिए जानी जाती है, सड़क से लेकर स्टूडियो तक में छिछोरी राजनीति करने घुस चले जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप जरा कल्पना करिए मोदी जी के पहले का गुजरात क्या था। कांग्रेस के साथी यहां बैठे हैं, बहुत विनम्रता पूर्वक मैं कहना चाहूंगा कि गुजरात एक तरह से लतीफ का गुजरात हो गया था, सोहराबुद्दीन का गुजरात हो गया था। एक फिल्म की शूटिंग हुई, रईस फिल्म की शूटिंग हुई, जिसमें शाहरुख खान एक्टिंग करने गए थे। नीरज भाई आपको भी याद होगा, कुछ लोगों ने विरोध भी किया था शाहरुख खान का कि नहीं इनको वापस भगाओ, हम इनको यहां नहीं शूटिंग करने देंगे। गुजरात का वो परसेप्शन बनकर रखा हुआ था। आज मोदी जी ने महात्मा गांधी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात वापस बनाया गुजरात को, तो निश्चित तौर पर गुजरात के लोग इन चीजों को महसूस करते हैं। और आम आदमी पार्टी का चरित्र क्या है, इन्होंने घर के अंदर, ऑफिस के अंदर एक ब्लैक बोर्ड टांगा हुआ है, उसमें कालिक पोत के रखे हैं और एक ब्रश रखे हुए हैं। जो नेता छोड़ के जाता है उसके मुंह पर कालिक पोत देते हैं। पिछले 10 दिनों में 17 नेताओं के चेहरे पे कालिक पोत चुके हैं आम आदमी पार्टी के लोग। ये कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। सत्येंद्र जैन महीनों से जेल के भीतर बंद है भ्रष्टाचार करके, पूरी दिल्ली को शराब खाना बना दिया, पूरी दिल्ली को दारू खाने में तब्दील कर दिया। मनीष सिसोदिया से रोज पूछताछ हो रही है, एक स्कूल नहीं खोले, एक अस्पताल नहीं खोले। कोरोना काल में राजन साजन मिश्रा जैसे लोग, उनके परिवार में वहां पर जाके किस तरह की स्थिति हुई पूरी दिल्ली ने देखा।
और दिल्ली से लोगों को भगाया, कहा जो दिल्ली के नहीं है उनको अस्पतालों से भगा दो, चाहे वो गुजरात के लोग हों, चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हों, चाहे वो बिहार के लोग हों। आपने पहली बार देखा होगा कि इस देश में अस्पतालों में भी क्षेत्रवाद चला कि जो दिल्ली के बाहर के उनको खदेड़ दो, या इनको नहीं। तो किस मुंह से गुजरात में जाकर वोट मांगेंगे, किस मुंह से जाकर हिमाचल में देखिए पैकअप कर गए, हिमाचल में पैकअप करके निकल गए हैं। और गुजरात से इनका पैकअप इसलिए होने वाला है कि देश ये जो निम्न स्तर की राजनीति है उसको कतई स्वीकार नहीं करने वाला। ये लोग गाली गलौज की राजनीति करते हैं, अर्बन नक्सलिज्म की राजनीति करते हैं, एक एक करके कतई स्वीकार नहीं करते। एक एक करके मैं जिससे बोलूंगा वो अपनी राय दे। निशांत जी आप अपनी राय रखिए, लेकिन दूसरा कोई नहीं बोलेगा बीच में, और उसके बाद में ठक्कर जी। नीरज भाई मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोलना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी का जो शेडो है वो है आम आदमी पार्टी। इसका रीजन बताओ। आपको पता होगा दलित नेता और धारासभ्य एमएलए जिग्नेश मेवानी जी ने एक ट्वीट किया था छोटा सा। गुजरात के किसी कार्यकर्ताओं को वो ट्वीट खराब नहीं लगा, लेकिन आसाम के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वो ट्वीट खराब लगा और वहां पे पुलिस केस हुआ, वो भी फर्जी पुलिस केस। हाईकोर्ट को, असम की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोलना पड़ा कि पुलिस को ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे किसी एमएलए को आप ऐसे ही कहीं से उठा के लेके नहीं आ सकते। तो गोपाल इटालिया ने अभी रिसेंटली उनका वीडियो वायरल हुआ, प्रधानमंत्री जी जो हमारे भी प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री है, उनके बारे में, उनकी माता जी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया। तो गोपाल इटालिया पे क्यों आज एक भी एफआईआर गुजरात में बीजेपी की सरकार है रजिस्टर नहीं हो पाई? ये साबित करती है कि आम आदमी पार्टी उनकी बी टीम है। ये भाई ने, बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला कि 30 साल पहले जब कांग्रेस का शासन था, अरे भाई 30 साल पहले जब कांग्रेस का शासन था तो गुजरात के हर एक जिले में जीआईडीसी का निर्माण हो चुका था। जी अब निशांत जी रुकिए, प्रणव ठक्कर जी की बात चलेंगे। निशांत जी रुकिए, प्रणव ठक्कर जी आपके ऊपर तो बहुत सारा, आप बी टीम पता नहीं किसकी है। अभी मैं अपने दोस्तों के पास जाऊंगा, लेकिन आपका समय, आप बोलिए। ठक्कर जी बोलिए। हाँ जी सर, ये स्कूल की बात कर रहे हैं तो मैं स्कूल का दिल्ली और गुजरात का मॉडल आपको बता देता हूँ। 6300 स्कूल यहाँ पे बंद कर दिए गए हैं। 700 स्कूल में एक ही टीचर है। 18,000 क्लास की कमी है यहाँ पे। हमने वहां पर 20,000 क्लास नए बनाए हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ा प्रमाण तो नरेंद्र मोदी जी ने खुद दे दिया था कि अहमदाबाद या गुजरात के अंदर कोई अच्छी स्कूल हमारे यहाँ पर नहीं बनी है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ को दिल्ली की स्कूल बतानी पड़ी। दूसरी बात, अगर स्कूल का प्रमाण पत्र चाहिए तो आप 1 से 10 जो टॉप 10 स्कूल आती है उसमें आप देख लीजिए, 5 गवर्नमेंट स्कूल है वो, और पांचों की पांचों दिल्ली की है। तो ये रहा एजुकेशन मॉडल। ए टीम बी टीम का आप छोड़ दो, क्योंकि हम जनता की टीम है और जनता के लिए हम करने के लिए आए हैं जी। जब भी कांग्रेस को कभी भी एमएलए की जरूरत पड़ती है, तो बीजेपी को एमएलए की जरूरत पड़ती है तो कांग्रेस वाले उसको सप्लाई करते हैं। इसके अलावा और कोई काम नहीं है। जो आज जो बीजेपी की टीम है, जो मतलब 99 जो एमएलए थे, उसमें से जो लास्ट टाइम आए थे या उससे पहले वाले में या फिर उससे पहले वाले में 78 थे, आज 13 और ऐड हो गए हैं। मतलब अभी जो चुनाव होता है तो 91 लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस से आए हुए बीजेपी में है। तो आप समझ सकते हैं, और पूरी दुनिया देख रही है इनको यार, बीजेपी कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं दिखता। रुकिए ना ठक्कर जी, आप सर हो गया। अब मैं मोरबी के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो जाता है, इतने लोग मर जाते हैं, ठक्कर साहब, और कोई एफआईआर ठक्कर साहब पहचान वाले होते हैं। रुक जाइए सर, अभी दूसरों को तो बोलने दीजिए। देखिए किसका क्या मॉडल, आप लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं। मैं एक बात अपने दोस्तों से पूछना चाहता हूँ। अजय उमत जी, 27 साल कम नहीं होते हैं। बिल्कुल नहीं। आदमी काम करता है, कुछ तो लोगों को वहाँ पसंद आ रहा होगा, कुछ तो काम किया होगा ना। अब उसको एकदम से कह दिए वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, लोग ऐसे ही वोट दे रहे हैं। देखिए ये सब चीज़ें दिखती हैं ग्राउंड पे। तो मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ कि वहाँ के लोगों को 27 साल से एक ही सरकार पसंद आ रही है ना, और आप लोग ही कह रहे हैं कि इस बार भी वो बिल्कुल बढ़त बनाए हुए हैं। तो बताइए, ये लोग तो कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं किया वहाँ पे, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कहना कि कुछ काम नहीं हुआ वो बेईमानी होगी, और मैं एज जर्नलिस्ट आई विल बी डूइंग दिस सर्विस इफ आई से कि कुछ नहीं हुआ है। देखो, गुजरात में काफी इंस्टीट्यूट्स बने हैं। मुझे याद है कि मैंने एक बार मोदी जी से ऐसे ही एक पब्लिक उसमें कहा था कि भाई विक्रम साराभाई के टाइम में अहमदाबाद में इतने इंस्टीट्यूट बने और ये अहमदाबाद जो है वो डाइंग सिटी बन रहा है। मोदी जी ने मुझे उस वक्त कहा था कि अजय बाबू 10 साल के बाद बात करेंगे, और मैं आपको कहना चाहता हूँ उस वक्त गुजरात में 18 यूनिवर्सिटी थी, आज 119 यूनिवर्सिटीज गुजरात में है।
काफी प्राइवेट है। नहीं नहीं नहीं, वो अहमदाबाद के गवर्नमेंट नहीं है, वो गवर्नमेंट नहीं है जय भाई, सॉरी, गलत आंकड़ा मत निशांत जी प्लीज, बीफ है, आपको सर, फेल मैं करना बता देता पड़ेगा। हूँ। निशांत जी प्लीज उनकी बात सुनिए। नहीं निशांत जी मजबूर मत करिए मुझे। देखिए पत्रकार, 129 यूनिवर्सिटी में से जैसे मैं कितनी आपको गवर्नमेंट है वो बताइए आप। निशांत जी एक मिनट रुक जाइए। निशांत जी बोलेंगे मैं भी गुजरात से नाम हूँ देता हूँ, अजय सिर्फ भाई, निशांत। अहमदाबाद की गिना गुजरात देता से, हूँ, मैं भी मैं गुजरात से अहमदाबाद हूँ। की गिना। आप 129 यूनिवर्सिटी जो बोले, आप आपका स्टेटमेंट वापस लीजिए, उसमें गवर्नमेंट कितनी है वो बताइए। बताइए अरे मैं कितनी बताता गवर्नमेंट हूँ। यूनिवर्सिटी है। अरे 27 यार साल में मुझे- 27 नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी है। निशांत जी निशांत जी प्लीज। निशांत देखो, मैं हाँ। बहुत नहीं नहीं, गलत आंकड़ा objective बोलेंगे journalist तो थोड़ी सह लेंगे हम। अरे मैं आपके पास आऊंगा तो आप काउंटर करिएगा ना। लेट मी निशांत मेरे पास तो let me गवर्नमेंट complete- का आंकड़ा है। निशांत, लेट मी कंप्लीट माय स्टेटमेंट, लेट मी कंप्लीट। मैं बीजेपी को भी क्रिटिसाइज करता हूँ, कांग्रेस को भी करता हूँ, प्लीज ये मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैंने अभी अपना स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं किया है। मतलब आप किसी इंस्टीट्यूट को प्रमोट भी करते हो, दैट इज ऑल्सो ए गवर्नमेंट सपोर्ट। लेकिन लेट मी टेल यू, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनी, मोदी जी के टाइम पे बनी। नेशनल ये रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनी, जीएनएलयू बनी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनी। गुजरात में अहमदाबाद में आईआईएम है, कांग्रेस के टाइम में बना, विक्रम साराभाई और ये चैन ट्रस्ट ने मिला क्या, लेकिन आईआईटी बना, आईआईटी में बना, आईआईटी राम बना। वो भी केंद्र सरकार का है, वो टीचर्स- भी केंद्र सरकार का। भाई केंद्र सरकार, यार देखो, टीचर्स यूनिवर्सिटी बनी, गिफ्ट जैसा हाँ। इंस्टीट्यूट बना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी बनी, नेशनल यूनिवर्सिटी बनी। और एजुकेशन पॉलिसी में इतना अच्छा सुधार आया कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हुआ। काफी मेडिकल कॉलेज 11 यूनिवर्सिटी बनी। 27 हाँ। साल में बीजेपी में अजय भाई, आपके हिसाब से 11 नई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बीजेपी अरे की सरकार ने बनाई, the और point- कांग्रेस ने 30 साल में 18 यूनिवर्सिटी बनाई। आपने खुद एक्सेप्ट किया अजय भाई, आपने मैं- खुद एक्सेप्ट किया ना। अरे भाई निशांत मुझे भाई, बोलना तो दो ज्यादा तो यार। कांग्रेस की सरकार। निशांत भाई ये तरीका ठीक नहीं। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि कोई आदमी बोल रहा है तो उनको अपनी बात रखने दीजिए। जब आपके पास आऊंगा तो आप उसका निशांत भाई, जवाब देखो, दीजिएगा। एक रियलिटी एक्सेप्ट करो। जो 27 साल में हुआ है वो मैं कह रहा हूँ, जो नहीं हुआ है वो भी मैं कहूंगा, जो नहीं हुआ है वो भी मैं कहूंगा। बट आप पहले सेंटेंस से किसी को नहीं तोड़ सकते नहीं यार, है ना। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं तो बीजेपी को भी क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, इस नहीं, प्रोग्राम में भी किया। अच्छा, किया। जो सच है वही कहता हूं। अजय भाई एक मिनट रुकिए जरा, मैं लेकिन- प्रशांत जी का भी इस पे व्यू ले लूं। देखिए देखो काम- मैं एक ही सेंटेंस में अपनी बात करूंगा नीरज जी। हाँ एक एजुकेशन में अच्छा काम हुआ, एक वाटर रिसोर्सेज जो है नर्मदा प्रोजेक्ट जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे शुरू हुआ, अटक गया था, वो वाटर रिसोर्सेज में काफी अच्छा काम हुआ, वाटर ऑगमेंटेशन में काफी अच्छा काम हुआ। गुजरात में इलेक्ट्रिसिटी का जो रिफॉर्म हुआ वो अच्छा हुआ, जो कहना ही पड़ेगा। दूसरा कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में काफी एक्सपेरिमेंट्स हुए, वो गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा हुआ। आज गुजरात इज द ओनली स्टेट के जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स हैं, नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहे हैं। गुजरात में कोस्टल एरिया डेवलप हुआ। गुजरात में कोस्टल एरिया में आप देखिए कि 1609 किलोमीटर का हमारे पास कोस्टल एरिया है। ये कोस्टल एरिया में काफी अच्छा जी, डेवलप हुआ है। प्रशांत जी। तो ये सब चीजें आपको एक्सेप्ट करने पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा हुआ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक ऐसा एरिया है भाई जहाँ देखिए, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। माना जाता है कि गुजरात बहुत ही एंटरप्रेन्योर स्टेट है। वहाँ के लोगों के जो काम काज के तरीके हैं जो बहुत प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, बिजनेस स्टेट हम लोग उसको मानते हैं। उसके हर पैमाने पे आप देखिए कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कितना बिजनेसेस वहाँ पे होते हैं। तो अगर सरकार कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं बनाएगी तो ये सब चीज़ें थोड़ी हो सकती हैं। और एक लंबे समय तक अगर कोई सरकार है वहाँ पे तो उसने ये सब काम किए, इसलिए वहाँ पे ये सारी चीज़ें डेवलप हो पाई। आप जब जाते हैं लोग आगे कहते हैं ना कि गुजरात भाई बहुत डेवलप हो गया, तो कैसे डेवलप हो गया? ऐसे ही हुआ होगा ना। निशांत जी आपके पास आऊँगा तो आप जवाब दीजिएगा कि अगर आप कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ तो फिर मैं वही सवाल कहूँगा कि लोग क्यों चुन देते हैं फिर। जी प्रशांत जी आपकी बारी, प्रशांत जी की बारी, और कोई नहीं बोलेगा जी। अच्छा, मुझे ना क्वेश्चन आपको। हाँ प्रशांत जी, बहुत क्लियर कट डिफरेंस। गुजरात 1960 से बना है। 2-3 दिन से एक बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है कि ये गुजरात मैंने बनाया है। मैं मतलब बीजेपी ऐसा क्लेम कर रही है कि मैं मतलब हर एक नागरिक ने बनाया है। 1960 में जब गुजरात बना, वो भी पता है सबको कि एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली थी, महागुजरात आंदोलन, उसके बाद बना हुआ है। 95 से बीजेपी की सरकार आई, तो 95 से पहले गुजरात कहाँ था और आज की तारीख में गुजरात कहाँ है, वो दोनों चीजों को हर एक अलग अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। पहले की सरकार की बेसिक नेसेसिटी, मतलब इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एटलीस्ट इसको स्ट्रीमलाइन, क्योंकि वो पूरा खेत था, ये गुजरात हो या भारत हो, आजादी के बाद खेत था, तो एक गवर्नेंस सिस्टम खड़ी करनी थी। उसमें आए हुए किसान पढ़ाई के लिए, मतलब शिक्षा के लिए, तो पहले यहाँ गुजरात में ग्रांटिंग स्कूल ज्यादा हुआ करती थी। मैं धीरे धीरे हर एक मुद्दे को कवर करना चाहता हूँ। तो
पहले कांग्रेस के समय में ग्रांटिंग स्कूल ज्यादा थी, मतलब जिस स्कूल से मैं भी पढ़ा हूं, शायद मेरे मित्र अजय भाई भी पढ़े हैं, निशांत भी वहीं से पढ़े होंगे और प्रणव भाई भी वहीं से पढ़े हैं। ग्रांटिंग स्कूल जिसमें महीने की 50, 60, 70 रुपया फी हुआ करती थी, वो फिर धीरे धीरे और पूरे गुजरात में थी, जो सिटी लेवल पे थी। बीजेपी के जमाने में प्राइवेट कॉलेज, स्कूल और कॉलेजेस ज्यादा बढ़ी, जिसकी महंगाई मतलब फी बहुत महंगी हुआ करती थी, 1 लाख रुपया तक की फी होती है साल की। आरोग्य के बारे में सिविल हॉस्पिटल्स, आज गुजरात में 26 सिविल हॉस्पिटल है, पहले गुजरात में 26 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। तो वो सिविल हॉस्पिटल का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस ने बना दिया, जो एक बेसिक ओपीडी फैसिलिटी होनी चाहिए, उसमें आज की तारीख में भी एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है। देखिए, मैं हर एक विधानसभा क्षेत्र के लोकल लोगों को सुनता हूँ, वो लोग क्या मानते हैं। सर, ये तो अपनी हम जो डिबेट लेवल से और मैक्रो लेवल से बात करते हैं, वो इश्यूज मुद्दे पे बात करते हैं, लेकिन वहां लोग क्या मांगते हैं कि भाई मेरे गाँव में अच्छा स्कूल है तो स्कूल के अंदर टीचर्स नहीं आ रहे, स्कूल शायद बन गया लेकिन टीचर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है। मेरे पास पीएचसी है, एक छोटा दवाखाना है, लेकिन उसके अंदर एडवांस मेडिकल फैसिलिटी, मतलब यहाँ पर ब्लड टेस्ट नहीं होते, रिपोर्ट्स नहीं होते, डिलीवरी की फैसिलिटी नहीं होती है, उसके लिए हमको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाना पड़ता है। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ गुजरात में 4 ही बहुत बड़े माने जाने वाले सिटीज और डिस्ट्रिक्ट है, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, जिसको हम महानगर बोलते हैं, बाकी और कोई सिविल हॉस्पिटल में आप चले जाओ तो वहां आज की तारीख में अच्छा एक्सरे या एमआरआई मशीन की कैपेसिटी नहीं है। तो ये जो मतलब ये लोगों की डिमांड होती है कि अब तो दो, कुछ होता है तो वहां उनको अहमदाबाद सजेस्ट किया जाता है कि अब अहमदाबाद चले जाओ। सर, 27 साल एक सरकार की शासन और इतने साल गुजरात बने हुए हो गए, आज की तारीख में दाहोद के किसी पेशेंट को आप ऐसा बोलो कि अभी आपकी हालत बिगड़ रही है, आप अहमदाबाद चले जाओ, तो डेफिनेटली पीपल विल डिमांड और एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू। एक्सपेक्टेशन तो करना ही चाहिए, उनकी ये एक्सपेक्टेशन जायज भी है। मुझे सर एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के लिए उठ के आते हैं निशांत जी आपके पास आएंगे, छोटा सा ब्रेक लेना है, तुरंत वापस आते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और चर्चा हो रही है आज गुजरात के चुनाव को लेकर के कि वहाँ क्या माहौल है और किस तरीके की रणनीति बनती दिख रही है। मैं ब्रेक से पहले काफ़ी चर्चा की, तमाम इश्यूज़ को हमने समझने की कोशिश की। निशांत जी आपकी बारी है, संक्षेप में रखिएगा और रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज़ दूसरे लोग एक दूसरे को इंटरवेन मत करें, मैं सबके पास आऊँगा। जी निशांत जी बोलिए। देखिए नीरज भाई, मेरा कहना बहुत स्पष्ट था, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बीजेपी की गवर्नमेंट ने गुजरात में कुछ किया नहीं है, लेकिन जितनी बहुमति से गुजरात की जनता ने उनको 27 साल तक सरकार दी है, उनके पास एक्सपेक्टेशन ये था कि जो कांग्रेस ने गुजरात में 30 साल काम किया था, उस समय जीआईडीसी हर जिले में बनाई, जीएसएफसी, जीएनएफसी जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं, गवर्नमेंट फैक्ट्रियां बना के दी, आईपीसीएल बना के दी, लेकिन बीजेपी सत्ता पे आते ही उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। जब कांग्रेस की सरकार थी तब गुजरात में 18 यूनिवर्सिटी अजय भाई ने एक्सेप्ट किया है, और उन्होंने बीजेपी की सरकार में सिर्फ 11 या 12 यूनिवर्सिटी गिनाई। तो हमने एक्सपेक्टेशन रखा था कि डबल काम होगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, नहीं हुआ। हमने बोला था कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब स्वच्छता के मामले में गुजरात अव्वल नंबर पे आता था, किसानों की सुसाइड में गुजरात पिछले स्टेट्स में आता था, किसानों की सुसाइड में गुजरात चौथे नंबर पे आ गया है पूरे भारत में। स्वच्छता अभियान की जब बात करते हैं, अभी अभी हाल में सर्वे हुआ है, गुजरात का एक भी सिटी नंबर 1 पे नहीं है। तो आप कौन से मॉडल की बात कर रहे हो? गुजरात के एक भी सिटी में, पूरे सिटी में कोई कनेक्टिविटी मेट्रो ट्रेन की हो तो मुझे आप बताइए नीरज भाई। एक भी गुजरात की सिटी में मेट्रो रेलवे नहीं है, ये फैक्ट है। तो आप कौन से गुजरात मॉडल की बात कर रहे हो? आपने शिक्षण की बात की, गुजरात की जो ग्रांटेड स्कूल है वो तो बंद होने जा रही है, लेकिन आपने 27 साल में 27 नहीं, गुजरात में सरकारी शाला की स्थापना नहीं की। हम वो बात का विरोध कर रहे हैं। आप देखिए, शिशु यानी बालक का जो मृत्यु होता है उसमें 29% पे चला गया है प्रति 1000 शिशु के ऊपर गुजरात। आप देखिए ये आंकड़ा, आपने गुजरात में 2021 तक 3 लाख करोड़ का कर्जा था, एक साल के अंदर वो कर्जा बढ़कर 4 लाख करोड़ पार कर गया। हम ये बात कर रहे हैं, हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, हम फेयर कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। हमारी इच्छा थी, आपने डबल इंजन का तो नारा हमने नहीं लगाया था, तो डबल इंजन में तो डबल काम होता है। 6 महीने से प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात में आके लोकार्पण करते हैं। नीरज भाई, आपने कहीं पे देखा कि उन्होंने कोई गवर्नमेंट अस्पताल का उद्घाटन किया हो, लोकार्पण किया हो, या कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का लोकार्पण किया हो? गुजरात के बच्चों को एमबीबीएस पढ़ने के लिए आज भी यूक्रेन जाना पड़ता है। आपको पता है यूक्रेन में जब डिजास्टर हुआ था तो आधे से ज्यादा बच्चे गुजरात के थे।
क्यों यहाँ पे मेडिकल सीट्स अवेलेबिलिटी नहीं है? यानी हमारा कहने का मतलब ये है कि गुजरात को इस बार सर सुनो निशान भाई, डबल इंजन नहीं चाहिए, निशान भाई, इसका टर्बो इंजन चाहिए। निशान भाई, टर्बो इंजन चाहिए। निशान भाई, मेडिकल सीट्स के बारे में जो आपने कहा ना, ये मैं फैक्चुअली मानता हूँ कि इनकरेक्ट है। मोदी जी के आने के बाद इस देश में जितनी मेडिकल सीट्स ऐड की गई वो प्राइवेट से ज़्यादा है। फैक्ट के साथ है, अभी जाइएगा आप एम्स का वेबसाइट खोलिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ये मत बोलिए। अब आप ये कहिए कि गुजरात के अहमदाबाद के हमारे कल्लूपुरा में क्यों नहीं खुला, तो वो एक अलग इशू है, लेकिन ये फैक्ट है सर। अच्छी बात की, तथ्यों पे बात करेंगे हम। बात मैं एग्री करता हूँ, लेकिन एम्स लाने वाली भी तो कांग्रेस सरकार ही थी ना। अरे भाई ठीक है, IIM लाने वाली भी सुनिए ना सर, तो बीजेपी वाले एक्सेप्ट करेंगे क्या? मैं सुनिए ना सर, मैं ये थोड़ी कोई कह रहा है कि आपने कभी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं होगा, लेकिन उसको आगे बढ़ाया, आगे बड़ा काम किया जो दिखता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ तथ्यों पे हमेशा खेलना मत करिए। ये फैक्ट एंड फिगर है कि सबसे ज़्यादा मेडिकल सीट्स इस गवर्नमेंट ने क्लियर बनाई है और सबसे ज़्यादा एम्स भी ये लेके आए हैं। अभी कुछ बन चुके हैं, कुछ बनने की पोजीशन में है, कुछ जगहों पे क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो वो आप मत कहिए जी। ये सलाब भाई जवाब देंगे ना? सलाब भाई बोलिए, आपकी बारी, उसके बाद मैं आता हूँ ठक्कर जी आपके पास। अब देखिए निशांत भाई ने दिल पर ले लिया। अब ये इस बात का भी श्रेय लेते चले कि नहीं साहब, हमने तो आजाद भारत के बाद पहली सरकार बनाई थी, इस बात का हमको श्रेय मिलना चाहिए। हम देते हैं श्रेय आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ठीक है आपने सरकार के तौर पर कुछ काम किए होंगे, लेकिन गुजरात को जहां से मोदी जी ने यू टर्न दिया, एक तरह का बिल्कुल एक तरह का अलग गुजरात जो बनाया, आज इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देख लीजिए गुजरात में जबरदस्त काम हुआ है, जबरदस्त एक्सप्रेसवे हैं, जबरदस्त सड़कें हैं। आप साफ सफाई की बात करते हैं, मुझे खूब याद आता है निशान भाई कि हम लोग छोटे थे और प्लेग कहां से फैलता था, जरा सोचकर देखिएगा, गुजरात से फैलता था, सूरत से फैलता था, आपकी हुकूमत थी। आप साफ सफाई की बात करते हैं, हमारे उत्तर भारत के बहुत सारे लोग हैं जो सूरत में वहां नौकरी की तलाश में जाते थे और वहां से भागते थे कि साहब प्लेग फैल गया। सूरत से प्लेग फैलना शुरू होता था और देश के अधिकांश हिस्सों में फैलता था। आप आज देखिए आज कौन स्वच्छता की स्थिति में, आज सूरत कहां पर जाकर खड़ा हो गया, गुजरात कहां पर जाकर खड़ा हो गया। आप कहते हैं स्कूल नहीं बने, एक लव रेजिडेंशियल स्कूल जाकर आप देखिए, ये जो फर्जी दिल्ली का मॉडल लिए घूमते हैं, केवल प्रचार करते हैं और पैसा देके न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाते हैं आम आदमी पार्टी वाले। नीरज भाई न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था, आपने देखा होगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स में जो छपा वही वहां के लोकल उर्दू अखबारों में छपा, एक ही राइटर, एक ही रिपोर्टर, एक ही कंटेंट, एक ही फोटो, पैसा देके छपवाते हैं आम आदमी पार्टी के लोग। लेकिन गुजरात का जो एकलव रेजिडेंशियल स्कूल है जाके देखिए, मॉडल स्कूल है, बिरसा मुंडा रेजिडेंशियल स्कूल आप जाकर देखिए, जो जनजाति समाज के लिए काम हुआ है, जो समाज के सबसे पिछड़े व्यक्ति, सबसे पीछे पंक्ति में जो व्यक्ति बैठे हैं उनके लिए जो काम हुआ है, और गांव गांव में जगह जगह पर जो स्कूली शिक्षा पहुंची है, हर जिले में जो अस्पताल पहुंचे हैं। आप कहां की बात कर रहे हैं? आज गुजरात के लोग फख्र से कहते हैं कि आप आइए, आज इन्वेस्टर वहां पर गुजरात जाने के लिए, गुजरात जाने के लिए लालायित हैं। आज आप और कांग्रेस को तो मैं क्या बोलूं, कांग्रेस तो पता नहीं किस नाराजगी में रहती है, और आम आदमी पार्टी उससे भी ज्यादा, कि गुजरात के लोगों को कोसते हैं। आप मोदी जी से आप नहीं, ऐसे बात नहीं हो पाएगी नीरज भाई, ऐसे बात नहीं हो पाएगी नीरज भाई, फिर आप उन्हीं को बोलने दीजिए। चिल्ला चिल्ले की बात मत करिए निशांत भाई, मैं आप ही बोलिए, मतलब आप लोगों से सबसे बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं। नीरज भाई, प्रधानमंत्री जी ने जो स्कूल दिखाई थी वो स्कूल ही सर नहीं थी। जब आप बोल रहे थे आप ही बोलिए, बीच में नहीं बोल रहे थे, फिर आप ये ठक्कर जी के बीच में ही बोलने लगे। सर मैं तो समय देता हूं आपका, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था, तो उनको बोलने दीजिए, फिर आपके पास आएंगे तो आप बोलिएगा। चलो भाई जल्दी से कंप्लीट करें। निशांत भाई 27 साल से जनता ने आपको सत्ता से कोसों दूर कर दिया, मेरी गलती नहीं है। डिबेट पर चिल्लाकर कुछ कर नहीं पाएंगे, आप चिल्लाते रहिए, आप बौखलाते रहिए, लेकिन गुजरात को आपने लाकर कहां पर खड़ा कर दिया था। मैं फिर कहता हूं कि पतंग लड़ती थी दंगे हो जाते थे, स्कूटर लड़ती थी दंगे हो जाते थे, गरबा में हमारी भाई बहनें माताएं बहनें जाकर गरबा नहीं खेल पाती थी, गणेश उत्सव नहीं मना पाते थे। आपकी हुकूमत थी कांग्रेस की कि गणेश जी की मूर्ति लेकर निकलते थे तो तमाम कट्टरपंथी चरमपंथी दंगाई गणेश जी की मूर्ति छीन लेते थे और अपवित्र करने के साथ दंगा फसाद करते थे। आपने कौन सा गुजरात बनाया था? आप वापस से सोहराबुद्दीन का गुजरात बनाना चाहते हैं, आप वापस से लतीफ का गुजरात बनाना चाहते हैं, आप वापस से अतीक का गुजरात बनाना चाहते हैं? नहीं बनने देंगे। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनका गुजरात होगा। आज दुनिया इन नामों से गुजरात को जानती है। आपने कहां पर खड़ा कर दिया? अभी ठक्कर जी, आप बौखलाते रहिए, आप चिल्लाते रहिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। भ्रष्टाचार की वजह से निशांत जी, मैं ठक्कर जी के पास जा रहा हूँ। माफी मांगेंगे क्या आप देश से? आप चिल्लाते रहिए, बौखलाते रहिए, वोट नहीं मिलने वाले। अरे वोट नहीं मिलने वाले आपको, प्रणव ठक्कर, वोट नहीं देने वाले। प्रणव ठक्कर से लतीफ को मसीहा बना देंगे, आप दोबारा से सोहराबुद्दीन को मसीहा बना देंगे।
आप दोबारा से रईस फिल्म बनवाएंगे। शाहरुख खान जाता था एक्टिंग करने के लिए, रईस फिल्म का आपने केंद्र बना दिया था गुजरात को, कि वहां पर गैंगस्टर पर फिल्में बनती थी, माफियाओं पर फिल्में बनती थी, डॉन्स पर फिल्में बनती थी, दंगाइयों पर फिल्में बनती थी। वैसे ही कांग्रेस ने गुजरात को बना दिया था। आप दोबारा से गुजरात को वैसा बनाना चाहते हैं? हम नहीं बनने देंगे, और गुजरात की जनता नहीं बनने देगी। आपकी वो हालत कर देगी कि गुजरात में भी आप कांग्रेस मुक्त होंगे और भारत में भी आप कांग्रेस मुक्त होंगे। आप देखते रहिए, आपका ये जो अप्रोच है, आपका जो नकारात्मक रवैया जी है। दोनों लोग रुकिए, शलभ जी आप भी रुकिए और निशांत जी आप भी। हम गुजरात को दोबारा प्रणव ठक्कर, करने देंगे। कार्यकर्ता को टिकट मिलती है बीजेपी में। प्रणव ठक्कर जी, प्रणव ठक्कर जी, sir. निशांत भाई थैंक यू सर। रुक जाइए। प्रणव जी थैंक यू सर। तो जी, बोलिए। हेल्थ के अंदर अगर बात करनी है तो 33 डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के अंदर, वहाँ पे 22 ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, और दिल्ली के अंदर 27 डिस्ट्रिक्ट है और 42 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है। आपने कितने बनाए सर? हमारे पास 300 मोहल्ला क्लिनिक है जहाँ पर ठक्कर साहब एक बात सुनिए, आप लोग ये बार बार जब हॉस्पिटल कहते हैं ना, 2 बार कोविड का केस आया और बीच रास्ते में छोड़ के आप खड़े हो जाते हैं और केंद्र सरकार के सामने मदद मांगते हैं, यही आपका मॉडल है क्या? नहीं, मैं नहीं क्या ये होता है हर बार कि जब आप फंस जाते हैं? हर बार नहीं होता तो है, केंद्र सरकार के पास नहीं होता है। ऑक्सीजन का सारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल के पास था, सेंट्रल के पास से मांगना पड़ता है सर। दूसरी बात, आप फैक्चुअली इनको करेक्ट करिए कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था वो पैसे देके नहीं छप पाते हैं। ये यहाँ का मीडिया नहीं है। जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो पैसे से खरीदे जाते हैं, वो न्यूयॉर्क टाइम्स ऐसा नहीं है ना। तो उसको आप फैक्चुअली करेक्ट करिए। अगर पैसा देके अगर आप छपवा सकते हो तो आप भी छपवा के देख लीजिए सर। और दोनों का रिपोर्टर सेम था, उसका रीजन यही था कि दोनों जगह पे ये कॉलम लिखते थे। सर मुझे बोलने दीजिए सर, मुझे बोलने दीजिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है, ये CNBC आवाज के ऊपर से मैं बोल रहा हूं कि गुजरात का चुनाव और एजुकेशन और हेल्थ के मुद्दे पे लड़ा जा रहा है, ना कि हिंदू मुस्लिम या भारत पाकिस्तान के मुद्दे पे। ये पहली हमारी जीत है कि हम इनको एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर लेके आए। दूसरी ये हमारी जीत है कि इन्होंने चाइना जो स्कूल जो बनाया था वो आर्टिफिशियल था, वो ओरिजिनल स्कूल नहीं था। तो हम भी एक ये वादा करते हैं कि जी को एक बार अच्छा असली स्कूल पे भी लेके आएंगे। इनके गृह मंत्री को स्कूल का ओपनिंग करने के लिए जाना पड़ता है। ये बात अलग है कि वो संडे के दिन पहुंच गए थे, लेकिन ठीक है, उनको मंडे के दिन भी एक बार ओपनिंग करवाने के लिए बुलाएंगे जी। आम आदमी पार्टी देश का फ्यूचर है, गुजरात का फ्यूचर है। जनता उसको पसंद कर रही है। 2022 18 दिसंबर को आप देख लेना, आम आदमी पार्टी का 18 दिसंबर को, 18 को क्या है? 8 दिसंबर। हाँ 8 बोलो ना, 18 दिसंबर मतलब आप कहीं और 8 दिसंबर 18 नहीं 8 दिसंबर को काउंट जनता के लिए। अरे रुको ना भाई सर, हमारा सीधा साधा सिंपल लॉजिक है सर कि हम एजुकेशन पे बात करते हैं, हम हेल्थ के बात करते हैं, हम बेरोजगारी के ऊपर बात करते हैं, हम महिलाओं की समस्याओं के बारे में बात करते हैं। ये जो हमारे मुद्दे हैं, किसानों पे बात करते हैं। देखिए मंत्री जेल में, के स्वास्थ्य मंत्री जेल में, मनीष सिसोदिया के ऊपर शराब के ठेके पे इंक्वायरी, जेल में तो है ना। आप इंडियन जुडिशियल सिस्टम को नहीं मानते हो क्या? मैं खुद लॉयर हूँ, जुडिशियल सिस्टम को मानते हैं कि नहीं मानते हो? भाई मैं भी आपका अभ्यास कर रहा हूँ सर, आप बोल लीजिए। अभ्यास कर रहा हूँ, मैं LLB खुद हूँ भाई, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। प्रशांत भाई गढ़वी और दोनों है ना, वो जेल में मुझे जानते हैं। स्वास्थ्य की बात की, करप्शन के आरोप में जेल में, आपके मनीष सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री शराब के ठेके में जेल में जाने वाले हैं। तो तैयारी है, तैयारी आपको पता है मतलब, आपको पता है मतलब, बोला तैयारी, आपको पता है मतलब होगा ही। आपने जो पाप किए हैं दिल्ली में, इसकी वजह से पूरा दिल्ली खांसी खा रहा है। आपने दिल्ली की हवा इतनी अच्छी कर दी है, पूरा दिल्ली खांसी खा रहा है। आपने यमुना को 2015 में साफ करने की प्रॉमिस की थी, 2022 हो गया, यमुना साफ हुई क्या? अरे आपके इलाके तो आप उससे संभलते नहीं है, और आप गुजरात की अस्थि मां की बात करने के लिए गुजरात आते हो, वो भी 50 लाख रुपए के चार्टर प्लेन में बैठ के, और यहाँ के बोलते हो हम तो आम आदमी पार्टी है। सर समय एकदम समाप्त हो गया है, रुक जाइए निशांत जी और ठक्कर साहब, आप दोनों लोग रुकिए सर, समय एकदम हमारा समाप्त हो रहा है सर। हाँ क्या सर, क्या सर 1 मिनट,
ये कांग्रेस। अरे 1 मिनट का टाइम नहीं सर, इतनी देर हम शो समाप्त करना है सर, आप बोलने ही नहीं देते, वो निशान भाई का म्यूट। अरे सर मैंने देखिए आप भी वही कर नहीं बोलने देते कांग्रेस वाले, निशान भाई ऐसा मत किया करो आप। मतलब देखिए ये भी शिकायत कर रहे हैं, प्रशांत, सब लोग शिकायत कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं सर? अरे बोलने दीजिए सर, आप म्यूट कर देता ये देखिए म्यूट, आप शो खत्म हो रहा तो म्यूट कर रहे हैं अपने। एनीवे एक अच्छी चर्चा थी यहाँ पे। हम लोग अभी इस पे और सारी बातचीत करेंगे क्योंकि चुनाव बिल्कुल करीब है और सीटों का वितरण भी हो चुका है, तो बहुत सारी चीज़ें भी नई आएंगी। हम लोग इस पे डिस्कशन करते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि इसमें और ज़्यादा हम लोग इश्यूज़ पे बातचीत कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, और प्रशांत भाई आपका विशेष धन्यवाद, हमारे साथ अक्सर जुड़ते। बहुत बहुत शुक्रिया सर।